नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। श्याम कुमार भारती की लिखी चंद लाइनें आज मुझे याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी ही चाल उनको अब फंसाएंगे हम, उनके ही कंधे जनाजा उनका उठाएंगे हम। जनाजा आतंक का भारत अब उठाने वाला है, वस्ते हिंद वतन हद से गुजर जाएंगे हम। यह आखिरी चेतावनी, संभल जाओ तुम, जर्रा जर्रा बिखेर तेरी हस्ती मिटाएंगे हम। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है, जिसके बाद भारत 27 मौतों के जिम्मेदार हत्यारों और उनके आकाओं को न्याय के कटघरे में खड़ा करने को तैयार है। पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ऐसे में पाकिस्तान अलग थलग और डरा हुआ नजर आ रहा, तभी उसकी ओर से गीदड़ भभकी भी दी जा रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर भारत ने सैन्य कार्रवाई की तो निर्णायक जवाब दिया जाएगा। लेकिन जनरल असीम मुनीर भी ये जानते हैं कि अगर जंग होती है तो पाकिस्तान चंद घंटों का मेहमान होगा। तभी उनके बयानों में रणनीति कम और बौखलाहट ज्यादा नजर आ रही है। इधर हमारे देश के भीतर गुस्सा है। देश अपनों की शहादत का बदला मांग रहा है और ये बदला लेने के लिए हमारे जांबाज सिपाही तैयार हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है संघर्ष नहीं अब रण होगा, अंजाम बहुत भीषण होगा। तो देश की सीमा पर जो हलचल है वो बताने के लिए काफी है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसकी भनक दुश्मन को भी लग चुकी है। तभी पाकिस्तान ने गीदड़ भभकियां देना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान इसके सिवा कुछ दे भी नहीं सकता। जिस देश की फौज कायरों की तरह आतंकियों के पीछे छिपकर पीठ में वार करती हो, सेना के जांबाजों के सामने आने के बजाय सिविलियंस को निशाना बनाती हो, वो मैदान में हमारे जांबाजों का मुकाबला कर ही नहीं सकती। वैसे भी इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने हमें आंखें दिखाई हैं, तब तब उसने मुंह की खाई है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं भारतीय सेना की तैयारियों पर एक रिपोर्ट। से थर्रा रही है, समंदर की लहरों में खौफ है, देश की सीमाओं पर हाई अलर्ट है। फिलहाल दुश्मन के पास जुबानी हमले के सिवा कोई चारा नहीं है, लेकिन उसकी घबराहट ये बता रही है कि वो मौत के खौफ से कांप रहा है, क्योंकि दुश्मन ये जानता है कि दुनिया में अमन का पैगाम देने वाला भारत जब युद्ध के मैदान में आ खड़ा होगा तो फिर तबाही निश्चित है। बस एक बार भारतीय सेना को मोर्चा खोलने की देर है। उसके बाद भागने के लिए दुश्मन को न जमीन नसीब होगी, न आसमान, और न ही समंदर उसे रास्ता देगा। यानी दुश्मन की तबाही पक्की है। बस इंतजार कीजिए उस लम्हे का जब दुश्मन को अपनी करतूत का अंजाम भुगतना होगा, और वो अंजाम जिसे दुश्मन ने हमसे लोहा लेकर खुद अपना नसीब बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो संघर्ष नहीं अब रण होगा, अंजाम बहुत भीषण होगा। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी वक्ता रायपुर से हैं, राहुल राज जी हैं, कांग्रेस वक्ता भोपाल से हैं, डॉक्टर पीबी बस जी हैं हमारे साथ, रिटायर्ड कर्नल हैं, संजय सिंह तोमर जी भी हैं हमारे साथ, रिटायर्ड कर्नल हैं, राणा अली
जोहेब पत्रकार लाहौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, और लव कुमार मिश्रा युद्ध मामलों के जानकार कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही कर्नल साहब, बत साहब, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अब आपको लगता है, जिस तरह कई बार ऐसा हो चुका है, 26/11 हुआ, ये हुआ कि युद्ध हो सकता है, अभी आपको क्या महसूस हो रहा है, और होगा तो क्यों, क्या नुकसान होगा और क्या लाभ होगा? देखिए, युद्ध तो जरूर होगा जी, लेकिन किस आयाम में होगा, किस लेवल पर होगा, कितना बड़ा होगा और किस किस्म का होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा ना करें तो अच्छा है जी, लेकिन जैसे आपने कहा, युद्ध डेफिनेटली होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी एक टूरिस्ट पर करी है, तो वो पत्ते छांगने वाला समय निकल गया है। अब पाकिस्तान की जो जड़ है, जो उसकी आईएसआई है, जो उसकी पॉलिटिकली मोटिवेटेड सेना है, उसको जो है एक सबक सिखाना है, उसको तोड़ना है, ताकि भविष्य में वो इस तरह के निहत्थे लोगों के ऊपर में कार्रवाई करने के लिए और उनका धर्म पूछकर कार्रवाई उनको मारने के लिए 10 बार सोचे। कार्रवाई तो जरूर होगी और अच्छी होगी। जी, टीआरएफ ने जिम्मेवारी ली थी शायद पहलगांव के मामले में, ये तो खैर जोहेब जी से भी हम सवाल करेंगे। वो कहा जाता है कि वो पीओके में ही, उसका सेंटर पीओके में ही है। अब इन स्थितियों में फिर इस बात की क्योंकि हम पाकिस्तान से आतंकवादियों के संबंध जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, ये तो क्लियर है इस तरह कि टीआरएफ। आपसे ही बत साहब जी, नहीं आप सही कह रहे हैं। द रेजिडेंट फ्रंट, देखिए, अब डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें तो सिर्फ तुर्की को छोड़कर जी, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है? उसके खुद के मुस्लिम बहुल देश यूएई और सऊदी अरेबिया, वो खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने देश का सबसे बड़ा जो ओहदा है वो नवाज चुके हैं। दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान का विघटन होना अवश्यंभावी है, पाकिस्तान की जनता त्रस्त है, और उसके ऊपर में अगले तकरीबन 1 महीने के अंदर में जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी जो का मामला है, वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने जा रहा है। तो इसलिए टीआरएफ जैसी संस्थाएं जो पीओके के अंदर में है, वो पाकिस्तान पोषित तो हैं। पूरी संस्थाओं का, पूरी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज का, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, अब कितनी जो है ऑर्गेनाइजेशंस यूएन ने जो है बैन किए हैं जी, वो नाम बदल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वही रहती है। तो इसलिए पाकिस्तान का तो इलाज करना पड़ेगा। मेरे विचार में, मैं हर बार कहता हूं, पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है, सीधा कभी नहीं होगा। वो जूते की भाषा समझता है और उसको जूते की भाषा इस बार अच्छी तरीके से सिखाई जाएगी। अभी आप देखिए, क्योंकि अभी तो प्रिपरेटरी स्टेज है। युद्ध अचानक स्टार्ट नहीं होता है। युद्ध को स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन युद्ध को सस्टेन करना, एक लंबे समय तक उसको सस्टेन करना, उसके लिए आपको इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए, आपको गोला बारूद चाहिए, आपको दूसरी तरह हर तरह का रिसर्च चाहिए, आपको डिप्लोमेटिकली दूसरे कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए, आपको हो सकता है स्पेयर पार्ट दूसरे कंट्रीज से लाने पड़े। तो ये सब कार्रवाई हो चुकी है डिप्लोमेटिकली। आज हम एक बहुत ही अच्छी स्थिति में, शायद 1971 से ज्यादा अच्छी स्थिति के अंदर में है। तो युद्ध तो होगा, लेकिन क्या वो एलसी पर होगा या आईबी पर होगा? मेरा अपना निजी आकलन है कि युद्ध एलसी पर होगा और एलसी को इस बार ठीक किया जाएगा। और बाकी कुछ चीजें जो है, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान के अंदर में है या बलूचिस्तान के अंदर में है, और नीचे जो सिंधु देश बनने के लिए तैयार हो रहा है, उसमें भी पाकिस्तान को काफी प्रॉब्लम आ रही है। ये भाई जो जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे जी। आपने जो है कांटे बोए हैं, तो वो कांटे अब आपको ही चुभ रहे हैं जी। हमारे साथ संजय सिंह तोमर जी हैं। तोमर साहब, आप भी कश्मीर में भी पदस्थ रहे हैं, वहाँ की स्थितियों के बारे में जानते हैं। जो जनरल के, जो पाकिस्तान जनरल के जो बयान आ रहे हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो बयानों को आप किस रूप में आंकते हैं? देखिए, ये जो स्टैंड ऑफ अभी है, इसमें ये भारत सरकार का बहुत बड़ा ट्रैप है, और इस ट्रैप में जो कॉमन फैक्टर है वो है अटैक।
जी दैट इज अटैक ऑन पाकिस्तान। जी अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर फुल फ्लेज्ड अटैक नहीं करता है तो ये जो है ये रिवर्स ट्रैप हो जाएगा हमारे लिए, और इस रिवर्स ट्रैप में हम बिना बात से हम इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और इसका जो ट्रैप का जो एंड प्रोडक्ट है वो है डिस्ट्रक्शन। तो अब जो है कि भारत सरकार को अब पीछे हट नहीं सकती है और पाकिस्तान के ऊपर इसको अटैक करना ही होगा। और इसका जो पैटर्न अभी होने वाला है, हमको ऑफेंसिव डिफेंसिव वॉर करना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। हमको पाकिस्तान के ऊपर 1000 ब्रह्मोस मिसाइल फायर करना पड़ेगा, और हमारा जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इसको बॉर्डर पे हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा बॉर्डर में, तो पाकिस्तान का कोई भी एयरक्राफ्ट अगर बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर भी है तो इसको ये मिसाइल सिस्टम ध्वस्त कर देगा। और जो तीसरी चीज है ऑफेंसिव सिस्टम में, वो है जैमर्स। हम पाकिस्तान का पूरा कम्युनिकेशन जैम कर सकते हैं, ये क्षमता हमारे पास है, और जैमिंग का काम ऑलमोस्ट अभी शुरू हो चुका है। तो ये तो हमारा ऑफेंसिव पैटर्न है। बाकी हमको डिफेंसिव लड़ाई लड़ना है, हमको पाकिस्तान के अंदर जाना नहीं है, पाकिस्तान से हमको दूर रह के लड़ाई करनी है। और हमें सबसे पहले 1000 ब्रह्मोस मिसाइल जो है पाकिस्तान के ऊपर फायर करनी है। जैसे कराची पोर्ट हो गया है, कराची एयरपोर्ट हो गया है, अपना सियालकोट हो गया है, इस्लामाबाद हो गया है, रावलपिंडी हो गया, भावलपुर हो गया है, यहाँ पर हमको 1000 ब्रह्मोस मिसाइल फायर करनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो लड़ाई है 24 घंटे में भारत अटैक करने वाला है, और ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी का मोराल बहुत डाउन है और वहाँ पे रिवोल्ट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान भी इंडिया के ऊपर पाकिस्तान भी इंडिया के ऊपर अटैक कर दे। और जो अपना जो जनरल आसिम मुनीर की जो पर्सनालिटी है वो वन डायमेंशनल पर्सनालिटी है, और वो काफ़ी पीसफुल हैं, काम हैं, कंपोज्ड हैं। लेकिन एक लीडर को मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, और वो ठीक से, जिसको एक सब्जेक्ट होता है हमारे आर्मी में, नो योर एनिमी, उन्होंने हमको ठीक से वो हमको समझ नहीं पाए। और इंडिया ने लास्ट 6-7 ईयर्स में $100 बिलियन के वेपन्स खरीदे हैं, जिसमें राफाल फाइटर्स हैं, जिसमें S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिसमें जैमर्स हैं, और हमने बहुत सारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स रशिया से खरीदे हैं। तो ये सब चीज़ें वो समझ नहीं पाए हैं और वो ट्रैप में आ गए हैं, और ये बहुत बड़ा ट्रैप है। मेरे ख्याल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा ट्रैप है, और इसमें युद्ध होना बहुत जरूरी है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जो गीदड़ धपकी है, ये केवल इट्स अ न्यूक्लियर ब्लफ। पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो अभी तक वो इंडिया के ऊपर डाल देता, और हमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, और अमेरिका कभी अलाउ नहीं करेगा पाकिस्तान को कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। तो इट्स अ न्यूक्लियर ब्लफ, हमको डरने की कोई बात नहीं है। और मुझको लगता है 24 घंटे में पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत भयंकर अटैक होने वाला है। और जो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो केवल 30% उनके पास सर्विसेबल एयरक्राफ्ट हैं, टैंक्स ओनली 50% आर सर्विसेबल, उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत वीक है, और जो पूरे जो इंटरनेशनल जो सिचुएशन है वो हमारे फेवर में है। अमेरिका अभी हमारे साथ है, इजराइल हमारे साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। इस बार पूरी तरीके से पाकिस्तान को हमको ध्वस्त कर देना चाहिए, और 4 भागों में पाकिस्तान को डिवाइड कर देना चाहिए। इससे हमारी इकोनॉमी दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की कर जाएगी, हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा, सेंसेक्स जो है 1000 पॉइंट बढ़ जाएगा, पीओके हमको वापस मिल जाएगा, और जो स्लीपर सेल्स की प्रॉब्लम है उसका भी खात्मा हो जाएगा। इसलिए इस बार पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है, और हमारे पास पूरी क्षमता है, और हम इस काम को करने में सक्षम हैं। थैंक यू। बिल्कुल सक्षम है हम। इसके और क्या साइड इफेक्ट क्या होंगे हम जानना चाहेंगे। थोड़ा सा अब राजनीति की बात कर लेते हैं। राहुल राज साहब, नेता प्रतिपक्ष आपके हैं, विपक्षी मुख्य दल आप हैं। यहाँ मुख्य विपक्षी दल कितना साथ देता है? इसके पहले जब भी युद्ध हुए हैं विपक्षी दल के नेताओं को, चाहे इंदिरा जी रहे हो चाहे और कोई रहो, उन्होंने बिल्कुल साथ लिया है। यहाँ तक कि
अटल बिहारी वाजपेयी को संघ कार्यालय तक भेजा गया था कि आप कहिए कि हम इस समय युद्ध करें। जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो उनका साथ लेने के उन्होंने अपना अलग से प्लेन भी दिया था और उन्होंने आकर नागपुर में बात भी की थी। अब आप कितना साथ में हैं और इसके राजनीतिक मायने क्या देखते हैं, राहुल राज्य? देखिए त्रिपाठी जी, ये बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय है जी। और सबसे पहले तो मैं जो पहलगांव में हमारे देशवासी शहीद हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उनके परिवार को संबल प्रदान करे ईश्वर। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पहले दिन से क्लियर है त्रिपाठी जी, ये डिबेट का विषय नहीं है। आज देश संकट में है और राष्ट्र सर्वोपरि होता है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड शुरू से ये रहा, पूर्व में भी रहा और अब भी है कि हम हमारी जो वर्तमान में सरकार है वो जो भी एक्शन लेगी उसके साथ खड़े हैं और हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक में भी सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई जो लूप होल्स हैं, जो जिस कारण से ये घटना घटी, उसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ और सरकार जो भी निर्णय लेगी। राहुल गांधी जी भी बार बार कह चुके हैं, क्योंकि ये इस समय जब राष्ट्र संकट में हो तो अब राजनीति का विषय बनता ही नहीं है त्रिपाठी जी। कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही है और हम भी आपके साथ बैठ के यहाँ कह रहे हैं कि देश में आज आवश्यकता है कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में सही और माकूल जवाब दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, आज समय है कि वो पाकिस्तान को जवाब दें और पूरा समूचा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। लेकिन 10 दिन से ज़्यादा के समय में कार्रवाई के इंतजार में देश की जनता भी टकटकी लगाए देख रही है त्रिपाठी जी। और आज वाकई में एक माकूल समय है जब हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में ऐसा जवाब दे सकते हैं कि वो ये बात सोच के भी घबराए कि भारत में अंदर तक आके कोई गतिविधि की जा सकती, क्योंकि ये इतना ज़्यादा निंदनीय कृत्य है त्रिपाठी जी कि जिस जगह से हमारी अमरनाथ यात्रा शुरू होती है उस जगह अंदर घुस के पर्यटकों को निशाना बनाना और उन्हें धर्म पूछ के निशाना बनाना, यानी ये उनकी पूरी साजिश थी कि हमारे देश में आंतरिक जो सुरक्षा उसको बिगाड़ा जा सके, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सके। इतनी गहरी सोच के साथ अगर पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है तो ये तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम ऐसे देश का अस्तित्व ही खत्म कर दें। इस विषय पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। समूचा विपक्ष सरकार और सेना के साथ खड़ा है। जितनी जल्दी हो सके सरकार को पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चाहिए। थोड़ा सा चुभने वाला सवाल है राहुल जी, बताइए। निशिकांत जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। सैफुद्दीन सोज यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, लोकसभा सदस्य रहे। उनने कहा कि जब पाकिस्तान कह रहा है कि हमने आतंकवादियों को शरण नहीं दी तो मान जाना चाहिए। सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है, उसको नहीं रोकना चाहिए। आपके नेता प्रतिपक्ष के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि यहां मुसलमानों के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, उनको नमाज नहीं पढ़ने तो उसका ये प्रतिफल है। आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया ने कहा कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, बाद में उन्होंने माफी मांगी। क्या ऐसे समय पे इन नेताओं को इस तरह से बयान देना चाहिए? और अगर दिया है, प्रतिपक्ष पूरी तरह से इस युद्ध के उसमें है, फेवर में है, तो क्या इनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? देखिए त्रिपाठी जी, मैं पुनः अपनी बात को दोहरा दूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सर्वोच्च संस्था अगर कोई है तो वो CWC यानी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है। उस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए सर्वमान्य होता है। जो लोग पार्टी के सदस्य हैं, जो पार्टी की विचारधारा से रखते हैं, उनके लिए पार्टी का आंतरिक मामला CWC का CWC का प्रस्ताव ही सर्वोपरि होता है। वो मैंने आपको बता दिया। हर व्यक्ति जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा है, वो ये बात बार बार कह रहा है, जिम्मेदार हर व्यक्ति कह रहा है कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा जो आपने मुझसे प्रश्न किया त्रिपाठी जी, अगर हम राजनीति की बात करें, मैंने आपसे पहले ही कहा कि राजनीतिक विषय नहीं। अगर हम एक दो लोगों के उदाहरण उठाएं तो ऐसे तो मोदी जी बिहार में प्रचार करने चले गए, उस पर राजनीति हो जाएगी। आज उन्होंने पूरे विपक्ष को एक चुटकी लेते हुए हंसी मजाक में कह दिया कि साहब आज मैं जहां खड़ा हूं या विवाद बन जाए। तो इन सब हल्की बातों का आज समय नहीं है। आज समय है कि पूरा राष्ट्र जब संकट में हो तो देश हित में राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी, समूचा विपक्ष सरकार और सेना के साथ है, हम अपने देश के साथ हैं। सरकार कार्रवाई करे और पाकिस्तान को ऐसा जवाब दे कि भारत में पुनः इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और हमेशा हमेशा के लिए ये आतंकवाद का नासूर हमारे देश से मिट जाए। निशिकांत जी, मेरी आवाज आ रही हो? तो अब लौटने का समय नहीं है, अब विचार बदलने का समय नहीं है। अब तो हमारे साथ दो रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं,
वो कह रहे हैं। अभी तोमर साहब ने समझाया भी कि क्या होना चाहिए, भट्ट साहब ने कहा कि क्या होना चाहिए। अब अगर लौटते हैं तो देश जवाब मांगेगा। त्रिपाठी जी, आपको प्रबुद्धजनों को संध्या जोहार। जी। देखिए त्रिपाठी जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान का कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हो तो इंटरनल मैटर पर कोई चर्चा हम ना करें, जो कांग्रेस पार्टी ने कहा, क्योंकि राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हैं और ये हमारा दायित्व है। अब विषय पे आते हैं कि जो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, जी, ये इको कर ठीक कराएंगे। जी जी। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने देश के आत्मा पे प्रहार किया है, वो तो कतई बख्शा नहीं जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो सब्जेक्ट आपने त्रिपाठी जी उठाया है, क्या ये पाकिस्तान सपोर्टेड है कि नहीं है? देखिए, सल्फर साइनाइड में जहर है, ये पूरी दुनिया को पता है, उसको खा के चख के जानना जरूरी नहीं है। और जो त्यागी जी कह रहे थे, तोमर जी कह रहे थे, माफ करेंगे, वही भावना से पूरा देश उद्वेलित है। चाहता तो भारत का पूरा देशवासी यही चाहते हैं कि आज पाकिस्तान को जमीन दोज करके विश्व के नक्शे से एलिमेंट कर दिया जाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो टीवी डिबेट में बयान करने वाली नहीं होती। विषय पे आता हूं मैं कि वास्तव में इस बार जो प्रहार होगा, ये आने वाली 7-8 पीढ़ी पाकिस्तान की इस बात के भय से डरेगी, भारत की तरफ पीठ करके सोने से डरेगी कि ऐसा किया तो हमने क्यों किया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों को, सेनाओं को खुली छूट दे दी है। जिस प्रकार से अभिनंदन की वापसी हुई और असेंबली में जिस प्रकार से पाकिस्तान के असेंबली में वहां के मंत्री और नेतागण बता रहे थे कि जो हमारे सेना के उच्च अधिकारी हैं, मुनीर साहब के पहले वाले, वो उनका पैर थर थर कांप रहा था। ये मुनीर जैसे चीटी भारत को आंख दिखाने की हैसियत ना रखें। ये तो वही बात है त्रिपाठी जी कि पेट खराब हो और शंख बजाते हैं। कहते हैं कि बाप मरा अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। ये पाकिस्तानियों को समझने की आवश्यकता है कि भारत जहां पैर रखता है वहां ये पाकिस्तानी हाथ रखने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में इनका द एंड होना एकदम बिल्कुल क्लियर है जी। अब जो बात आती है कि देखिए, हमारे धर्म में भी लिखा हुआ है कि जब आप पे प्रहार हो तो उसका जवाब पूरी ताकत से इसलिए दिया जाए कि दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे। लेकिन भारत ने पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की या एयर स्ट्राइक की, वो एक चेतावनी थी। लेकिन पाकिस्तान को अगर आपको सुधारना है तो जिस प्रकार कर्नल साहब कह रहे थे, बीबी वस्त साहब, वास्तव में पाकिस्तान के सेना के एक एक घर से मैयत और जनाजा निकलना शुरू हो जाए, यह पाकिस्तानी जो आज आटा की भीख मांग रहे हैं वो रहन की भीख मांगते नजर आएंगे। ऐसा उदाहरण हमको प्रस्तुत करना होगा त्रिपाठी जी। यही कमोबेश पूरे देश की मंशा है और देश के प्रधानमंत्री ने खुली छूट जब दी है तो हमें इंतजार करना चाहिए कि सेना कब, कहां, कैसे और कितना इम्पैक्टफुली आक्रमण करने वाली है, इसका इंतजार, उस इंतजार के भय से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। लेकिन उनके नेताओं को देखिए, अपने परिवार को विदेश भेज रहे हैं, सेना के जवान रिजाइनिंग मार रहे हैं। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है और खास करके भिखारी पाकिस्तान की है, जो आटा नहीं खरीद पा रहा है। उसने इस प्रकार का दुस्साहस कर लिया जो कि माफी के लायक नहीं है त्रिपाठी जी। ये न भूतो न भविष्यति ऐसा उदाहरण प्रस्तुत होने जा रहा है जिसका विश्वास पूरे विश्व को है। भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है और भिखारी पाकिस्तान के साथ उसके सेना के जवान भी नहीं खड़े हैं। ये आपके समक्ष है त्रिपाठी जी। जी। हमारे साथ लव कुमार मिश्रा जुड़ गए हैं। मैं बता दूं कि राणा साहब से संपर्क होता है, टूट जाता है, संपर्क होता है, टूट जाता है। इस कारण अभी हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लाहौर में है, हो सकता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो। लव कुमार मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम बिल्कुल साफ आ रही है जी। आप थोड़ा सा तेज बोलिएगा लव कुमार जी। जी 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 जी। आप कारगिल युद्ध के दौरान पूरे समय वहां रहे हैं, एक बड़े अखबार की रिपोर्टिंग कर रहे थे आप वहां से। जी। उसका थोड़ा सा अनुभव जानना चाहेंगे कि जो युद्ध हुआ था तो क्या था,
और जो ये चल रहा है, चूंकि आप उसके बारे में उसके इफ एंड बट सब जानते हैं, तो ये युद्ध अगर होगा तो इसके परिणाम क्या होंगे आने वाले समय में? एक चीज तो हम ये जो पीक मिलिटेंसी का पीरियड था उस वक्त मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से वहां था जी कश्मीर में 3 साल रहा, इंक्लूडिंग 1.5 महीने करगिल और द्रास में रहा। जी तो हम लोग हमारे लिए पर्टिकुलरली एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा जी। कि 1971 के बाद कोई वार हुआ नहीं था। और हमारे साथ बहुत सारे जो आर्मी के अफसर थे उनका भी वही कहना था कि उनके लिए भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान इनिशियली एडवांटेज वाले पोजीशन में था तो उसने चोटी वाले जितने जगह थे वो सब पे कैप्चर कर लिया था। उसकी तैयारी पूरे 6 महीने से चल रही थी और हम लोग नीचे थे। जी जो जिला पास जो है बिटवीन श्रीनगर और लद्दाख, जी वो वर्चुअली रण का क्षेत्र था। जी हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि लिटरली दिवाली होती थी। जी अगर हमारे जमाने में बोफोर से 5 गन फायर किए तो इमीडिएटली रिप्लाई उधर से 5 गन का आता था। जी और इस फियर्स बैटल में भी पाकिस्तान का जो आर्मी था वो अपना नमाज पढ़ता था और दिन में 5 बार लिटरली ब्रीफ पीरियड का सीज फायर होता जब वो लोग बंद कर देते थे। हम लोग ने द्रास में भी देखा, द्रास से सर्किट हाउस में भी बॉम्बिंग हुई। एक ब्रिगेडियर साहब बाल बचे लेकिन वो सर्किट हाउस पूरा ध्वस्त हो गया था। फिर जी। बाद में हम लोग करगिल में भी रहे। करगिल में सिर्फ 2 ही होटल है, करगिल होटल और जोजिला। और करगिल को बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां भी शेलिंग हो गया था। जी और हम लोगों को सिर्फ खिचड़ी और प्याज खा के रहना पड़ा। तो ये थोड़ा विश्वास नहीं होगा, करगिल बहुत ही छोटा शहर था उस वक्त। एक सरदार जी का ढाबा था, वहीं से सारे पत्रकार लोग सब वहीं खाना खाने जाते थे। हम लोगों ने अपनी आंख के सामने देखा एक ऑयल टैंकर पे भी पाकिस्तान के तरफ से सेलिंग हुआ और ऑयल टैंकर जल गया था। हम लोग करगिल के सर्किट हाउस में बैठे हुए थे तो वहाँ के जो एमएलए थे, वहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर भी थे, वो हम लोग को चाय दे रहे थे। इसी बीच उन्होंने बताया देखिए सामने मूवमेंट हो रहा है। तो 71 के वार के वक्त पॉइंट को कैप्चर नहीं किया गया था। बाद में वो इस वार में 99 के वार में वो भी कैप्चर कर लिया गया। तो सारा एडवेंचरस चीज था वो। और उसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हारा। पाकिस्तान के जो स्नो स्कूटर पकड़े गए ऊपर पहाड़ियों पर, टाइगर हिल्स जो था उस पे पूरा फियर्स बैटल हुआ। हमारे बिहार रेजिमेंट के भी कई जवान लोग थे उसमें। लौटने के बाद जो सर्वाइव किए उससे भी जो बातचीत होती थी वो लोग का भी एक्सपीरियंस सुनने लायक था। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने बहुत सारे बहादुर कैप्टन और मेजर्स को खो दिया था उस वार में। एक मेजर साहब थे सुनंदन, उनका बॉडी तो मिल ही नहीं पाया, बाद में मिला तो बहुत ही हाईली म्यूटिलेटेड था। पाकिस्तान के लोग उसको कैप्चर कर अपने एरिया में ले गए थे। उस पर टूटुक वैली जो था। कैप्टन सौरभ कालिया बट साहब बोल रहे हैं, कैप्टन सौरभ कालिया। हाँ हाँ हाँ, वो उनकी बॉडी हमारे साथ कर्नल साहब बैठे हैं, बट साहब उनकी बॉडी उनने रिसीव की थी। मैं वहीं कारगिल में था उस समय, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में। अच्छा वो जी हाँ। तो बाद में हम लोगों ने एक आर्मी का शायद प्रोटोकॉल होगा कि वो रास्ता सोनमर्ग से बंद कर दिया गया था। जब वार खत्म हुआ तभी हम लोग वापिस आ पाए और बदामीबाग कैंटोनमेंट में ही हम लोग को सेफली पहुंचाया गया था। बड़ा अनफॉर्चुनेट होता था जब हम लोग देखते थे इसलिए हमारे जो शहीद जवान हैं उनके हेलीकॉप्टर से बॉडी आ रही थी। और काला हमारा घर वहाँ कश्मीर में रावलपुरा। मिश्रा जी बट साहब बोल रहे हैं कोई जगह थी, वो कौन सी जगह? काला झंडा जो गाड़ियों पे लगकर आता था तो बहुत जी। दुखदाई होता था। जी हाँ बहुत दुखदाई होता था, अनफॉर्चुनेट था। कर्नल साहब भी एडमिट करेंगे, लोकल्स का कोई सिंपैथी नहीं रहता था। जी कश्मीर में तो कोई सिंपैथी नहीं था,
जो वो कश्मीर से बाहर जो लोग को सिंपैथी मिली, एक नेशनल फीलिंग जो आया, वो वहाँ पे मिसिंग था। इसीलिए हम त्रिपाठी जी कह सकते हैं कि अगर वो पहलगांव में वो इंसिडेंट हुआ है, विदाउट लोकल सपोर्ट नहीं हुआ होगा जी। और ये जो लोग बड़े बड़े हथियार लेके घूम रहे होंगे 10 दिन 12 दिन से, तो लोगों ने नोटिस किया होगा, सिक्योरिटी एजेंसी को खबर की या नहीं की नहीं पता। आपको और स्मरण करा दे, इसी बीच में जी उसी पीरियड में पहलगांव के बेस कैंप में ही जी 32 यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को एक शाम खड़ा करके मार दिया गया था। शाम का टाइम था। तो पहलगांव में ये दूसरा काफी जो भयानक इंसिडेंट हुआ है, वो करगिल वार के तुरंत खत्म होने के बाद तो वहां पर हुआ था जी। शायद हमको लगता 22 जुलाई का दिन था, जब वो कुछ यात्री लौट के आराम कर रहे थे, कुछ लोग जाने की तैयारी में थे, क्योंकि वहां शाम में बंद हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह में चंदनवाड़ी के लिए उन लोग को अलाउ किया गया था जी। तो ये तो घटना होती रहती थी। चलिए लव जी अभी फिर से आएंगे, फिर से कुछ जानने का। इसका आपने वो भी देखा है, जब युद्ध समाप्त हुआ है तो उसके परिणाम क्या दिख रहे थे वहां पे, थोड़ा संक्षेप में। लिटरली तो पाकिस्तान को पूरा जो पीक था, जो जिला से लेकर कारगिल तक पूरा वैकेट कराया गया। हमारे इंडियन एयर फोर्स ने किया, उससे भी कुछ मदद मिला, वो एरियल सपोर्ट दिया वो, और ग्राउंड में तो कहीं ही आर्मी 8 माउंटेन डिवीजन, याद होगा कर्नल साहब वहाँ पोस्टेड हुआ था द्रास में, ग्वालियर से मूवमेंट किया गया था वो, तो उन लोगों ने भी सक्सेसफुली वहाँ काम किया। इनको कर्नल साहब का स्मरण होगा कि पाकिस्तान ने एक पैरेलल टेलीकॉम लाइन बिछा दिया था जी। जो हम लोग भोपाल में टेलीफोन का लाइन देखते हैं, वो पूरा उन लोगों ने बिछा दिया था। तो कम्युनिकेशन भी जो उन लोग के कारण डिस्टर्ब हुआ था, हमारे फोर्सेस ने पर्टिकुलर 8 माउंटेन डिवीजन ने सक्सेसफुली उसको भी खत्म किया। और एक चीज और बता दें, अनलाइक वैली, कारगिल में हमारे जवानों को पूरा सपोर्ट मिलता था, वो शायद वैली में नहीं मिल रहा था वो। तो कारगिल को लोग हमको ज्यादा पैट्रियोटिक लगे, प्रो इंडिया लगे, रादर देन द वैली वाले लोग जी। और मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान अब दोबारा हिम्मत करेगा। डिमोरलाइज तो पहले हो चुका है 65, 71, 99 के वार में, उसके बाद भी तो ये हरकतें हो रही हैं। ये तो बहुत स्पोरेडिक इंसिडेंट है। आप देखिए ना, 5-6 साल से बिल्कुल बंद रहा था। लास्ट इंसिडेंट जो हुआ था पुलवामा वाला हुआ था, और एक डोडा में 36 लोगों को मारा था जी। उसके बाद हमको लगता है शांति थी और अच्छी शांति थी। सभी लोग, इतने लोग टूरिस्ट लोग जा रहे थे, सडनली वो लल बिफोर स्टॉर्म हुआ होगा, ये नहीं पता। लेकिन एक चीज मैं गारंटी देता हूँ जी कि पाकिस्तान को जो इस बार ट्रीटमेंट मिलेगा, ये वर्स्ट होगा 1948 में जो इन लोगों ने किया था इंट्रूजन, उससे सबसे ज्यादा खराब होगा। अब पाकिस्तान को, आप प्राइम मिनिस्टर का नेचर जानते हैं, अब तक के जितने भी एक्शन हुए हैं, जितने भी डिसीजन उन्होंने लिए हैं जी, उनमें एलिमेंट होता है सस्पेंस का। लव जी फिर से आऊंगा मैं आपके पास, एक बार फिर भट्ट साहब के पास चलते हैं। भट्ट साहब, जैसा कि शंका जाहिर की जा रही है कि चाइना सपोर्ट करेगा, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश चाइना सपोर्ट कर सकता है, उससे क्या फर्क, हालांकि ये आंतरिक बातें हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन चाइना सपोर्ट करेगा अगर, तो हमें क्या नुकसान होगा और पाकिस्तान को कितना बल मिलेगा? भट्ट साहब, आपका ये सवाल का जवाब देने के बाद में मैं 2-3 और मुद्दे उठाऊंगा जी। जहां तक चाइना का सवाल है, किस युद्ध में चाइना ने पाकिस्तान का पूरा साथ देते हुए भी इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करी? क्या कारगिल के अंदर में चाइना कहीं उसने कुछ किया? क्या 65 की लड़ाई के अंदर में चाइना ने कुछ किया? चाइना आज की तारीख में तो इंडिया के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं है। क्यों? ट्रंप का टैरिफ, भारत का बहुत बड़ा बाजार, यूरोपियन यूनियन और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में चाइना की खिलाफत।
आखिर चाइना एक्सपोर्ट करेगा तो किसको करेगा? आज पाकिस्तान को सपोर्ट करने से चाइना को क्या मिल रहा है? सीपेक तो पहले ही बाधित हो गई है, उसका तकरीबन $300 मिलियन जो है वो तो वहां पर फंस गया है। बलूचिस्तान वहां पर BLA जो है उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ग्वादर पोर्ट, आपको ग्वादर पोर्ट की कहानी मालूम है? जी। ग्वादर पोर्ट 1958 के अंदर में ये ओमान का था, ये हमें दिया गया था, हमारे को ऑफर किया गया था, लेकिन हमारे देश के उदारवादी नेताओं ने उस समय के बोला हमें नहीं चाहिए और पाकिस्तान ने उसको ओमान से खरीद लिया। आज ग्वादर हमारे लिए कितनी बड़ी सुविधा होती है अगर हम उसको ले रहे होते जी। तो ये रेफरेंस में आया तो इसलिए बता रहा हूं जी। तो जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना अपनी इकोनॉमी को देगा, रिसेशन में नहीं आना चाहेगा। और अगर उसने पाकिस्तान का साथ दिया तो जी। चाइना में मैं गारंटी के साथ मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन आएगा। और शी जिनपिंग इतना बेवकूफ आदमी नहीं है, बहुत श्रूड आदमी है। तो जहां तक चाइना की बात है यहीं पर ही अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। न्यूक्लियर वॉर, पाकिस्तान के नेता जो है वो चिल्ला कर बोल रहे हैं हमारे पास में 130 न्यूक्लियर बम है, हमारे पास में ये। अरे भाई, न्यूक्लियर बम को इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग स्टेजेस से गुजरना होता है। उसका सॉफ्टवेयर कहां है? उसको एक्टिवेट करने के लिए कहां है? वो तो यूएसए के पास में है। और यूएसए ऑलरेडी हमारे को बोल चुका है कि हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, हम आपके साथ हैं। तो ये न्यूक्लियर बोगी जो है ना कि हम हमारा न्यूक्लियर बम है, ओके चलिए, आपने एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जिसका रेडियस 25 किलोमीटर होता है चला दिया, अमृतसर में चला दिया, लाहौर भी गया, अंदर उसके अंदर चला दिया। राजनाथ सिंह जो हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो पहले हमारी जो पॉलिसी थी ना कि सेकेंड एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी, उसको बदली कर चुके हैं। उन्होंने आज से 4-5 साल पहले खुद बोला है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं और फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे। अरे हम इंतजार करेंगे क्या तुम्हारे उसके? हमारे को पल पल की खबर है, हमारे को सब कुछ मालूम है। आपको अब चारों तरफ से घेरा जा चुका है। इंडियन नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर या हिंद महासागर के अंदर में आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। आपके पास में 2 दिन से ज्यादा का डीजल नहीं है, आपके पास में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, आप F-16 का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि F-16 आपको किसी दूसरे पर्पज के लिए दिया गया था और यूएसए उसको इस्तेमाल नहीं करना देगा। और फिर MiG-21 जैसे 1977 के ऑब्सोलीट हवाई जहाज से जब अभिनंदन F-16 को मार सकता है तो हमारे पायलट्स की कैपेबिलिटी क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। एक स्टडी हमारे यहाँ की नहीं, विश्व की स्टडी बोल रही है कि हमारा एक पायलट दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के तकरीबन 2.5 पायलट्स के बराबर है। उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी ट्रेनिंग का स्तर उतना है। वो एक पायलट जो है अलग अलग जहाजों को अलग अलग परिस्थितियों में उड़ा सकता है, वो कैपेबिलिटी है उसके अंदर में। तो आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कहां है भाई तुम्हारे पास में? अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, IWT की बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। पहले 2-3 बार बताया, जब बालाकोट हुआ, जब से ये सब हुआ, अब नहीं मान रहा है पाकिस्तान। तो IWT एक बड़ा सटीक कदम है और मैं आपके चैनल से बता रहा हूं जी कि अगले 10-15 दिन, इसी महीने के अंदर में जी पाकिस्तान के अंदर में पानी की वो तराई होगी और उसके 2 महीने बाद पाकिस्तान के पास में इतना पानी होगा कि संभाल नहीं पाएगा। इस बात को समझिए आप। हमारे पास में घुंडी है उसकी, हमारे पास में ताकत है कि हम जब चाहें उस पानी को रोक सकते हैं और जब चाहे उस पानी को आपकी तरफ भेज सकते हैं। भट्ट साहब, यहाँ एक क्यूरियोसिटी है जी। कह रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है कि उसमें अगर सिंधु नदी का पानी रोकना है तो उसमें अभी कम से कम भाखड़ा नंगल जैसे 2-3 बांध बंधेंगे तब जाके रुक पाएगा। क्या बंधे हैं? क्या हम रोक सकते हैं? ना। तुलबुल प्रोजेक्ट, शाहपुर कंडी है पठानकोट के पास में जी। अब ये सारी चीजें जो हैं वो बताई नहीं जाती है ओपन के अंदर में। मैं पठानकोट में 6 साल रहा हूं, मैंने वहां पर अपनी मैकेनाइज्ड बटालियन कमांड करी है, मुझे मालूम है शाहपुर कंडी में क्या प्रोग्रेस हुई है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो ऐसे ही नहीं है कि उसने बोल दिया कि IWT को हम हैंड इन अबेयंस करते हैं, पूरा बंदोबस्त है। और जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश मैं आप दर्शकों को बता रहा हूं कि अगले 2 महीने बाद में जब बारिश शुरू होगी तो पाकिस्तान को इतना पानी मिलेगा कि पाकिस्तान का जो पंजाब का प्लेन्स है जिसमें वो चावल, गेहूं,
कपास की खेती कर कर अपनी जीडीपी का 23% अर्न कर रहा है, और जिसके अंदर में उसके जो किनारे पर जो 23% जनता उसके पानी से जी रही है, उनको इतना पानी मिलेगा साहब, इतना पानी मिलेगा कि पानी की कमी नहीं रहेगी। जी, आप देखते रहिए ना, ये मोदी है, ये मोदी है, डोजियर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक्शन वाला प्राइम मिनिस्टर है। और उसने अगर खड़े होकर बोला है कि मैं ये करूंगा तो करेगा। मैं आपके चैनल से बता रहा हूं कि होगा, युद्ध होगा, कैसा होगा, किस तरीके होगा, हाइब्रिड वारफेयर होगी, चाहे सैटेलाइट से जो है हम उनके कम्युनिकेशन को बाधित करेंगे, या साइबर वारफेयर होगा, या अलग अलग तरह की चीजें होंगी। वो इसको इस समय हमारे देश की सेनाओं के जो चीफ है और उनके जो जवाहर जनरल है वो बड़े काबिल है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। प्रिपरेशन चल रहा है जी, प्रिपरेशन, एक अच्छे प्रिपरेशन के बाद में आपने संजू का जो शुरू में कोट किया था कि दुश्मन को ये लगना चाहिए कि हम उसके बहुत नजदीक हैं। अभी तो हमारी फौज के एक सेना जो है बॉर्डर पर नहीं गई है, मोबिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है, और वहां के नेताओं की पैन ढीली हो गई है जी। बिलावल भुट्टो बोल रहा है खड़े होकर उसके अंदर में कि दूध वहां पर तो खून बहेगा। अरे यार, तू भी तो हिंदू है भाई, अगर तू बदली हो गया, तूने कन्वर्ट कर लिया, तो तेरे पुरखों की गलती है ना। और तुम बात कर रहा है हिंदू मुस्लिम की जी, बात चुभने वाली बोल रहा हूं, लेकिन गलत नहीं बोल रहा जी। चल निशिकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। निशिकांत जी, फिर तोमर साहब आपके पास आ रहा हूं। निशिकांत जी। त्रिपाठी जी, आपने चाइना का जिक्र किया कि चाइना क्या करेगा। चाइना वही करेगा जब एयर स्ट्राइक के समय वो कर रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक के समय कर रहा था, या जब सिंधु बॉर्डर को पानी समझौता को हमने ब्रेक किया, तब चाइना क्या कर रहा था, ये भी देखने की आवश्यकता है। हमारे वत्स साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, पुलवामा के वक्त भी हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता था कि हम पानी को रोक दें, लेकिन जिस तैयारी की आप बात कर रहे थे कि भाखड़ा नांगल जैसा 2 बनाना पड़ेगा, उस तैयारी को करने की हमारी मंशा थी और समय मिला। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद समय मिला, उसकी तैयारी के कारण सबसे पहला रिएक्शन भारत की तरफ से यह आया कि हम पानी बंद कर रहे हैं। विश्व में जो भी पाकिस्तान समर्थित है वो आंख उठा के देख ले या कान खोल के सुन ले, हमने युद्ध का ऐलान इससे कर दिया। दूसरा बात त्रिपाठी जी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपका एक्शन दिख रहा है पूरे विश्व को, और कहीं से भी पाकिस्तान के सहयोग में या समर्थन में कोई स्टेटमेंट नहीं है। सारा विश्व खड़ा है भारत के साथ। तीसरी बात, भारतीय सेना के पराक्रम और पुरुषार्थ का लोहा पूरा विश्व मानता है। ये आज की बात नहीं कह रहा हूं, जब 93,000 सैनिकों को बंदिक बनाया गया था, वो भी भारतीय सेना के पुरुषार्थ और पराक्रम के कारण था। तो आप जानते हैं कि भारत की सेना को सभी जानते हैं, और इसका जो जवाब होगा, न भूतो न भविष्यति ऐसा होगा। तो पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा हो, यह विषय नहीं कि उसके साथ कौन खड़ा है। 140 करोड़ का देश, उस पर कोई प्रेशर बना ले, यह संभव नहीं है। और उसके साथ अगर देश का सेवक जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा हो, जिन्होंने पहले भी जवाब दिया, अभिनंदन को वापस लाया, एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो सारी चीजें आपके समक्ष है। तो कहीं किंतु परंतु नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। जो इंडिकेशन वत्स साहब ने दिया, पंजाब सिंध प्रांत को डुबाना नहीं है, उनको जमीन दोज करना है पूरे सेना के साथ जी, तब जाके ये पाकिस्तान जैसा नापाक देश समझ पाएगा कि भारत की तरफ देखना भी कितना मुश्किल काम है। जी त्रिपाठी जी जी, एक बार फिर तोमर साहब आपके पास चलते हैं, फिर हम आपके पास आ रहे हैं राहुल राज जी। तोमर साहब, एक यहाँ पे और कि जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी के असंतोष के कारण बलूचिस्तान और खैबर में विरोध देखने को मिल रहा है, वो कितना असर डालेगा इस युद्ध में? तोमर साहब देखिए, पाकिस्तान आर्मी में म्यूटनी हो सकती है जी, और वहां पर काफी रेजिग्नेशंस अभी चल रहे हैं जी। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही समय है कि हमको पाकिस्तान के ऊपर प्रहार कर देना चाहिए। और जो बलूचिस्तान है,
और ये सपोर्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान को, और जो वहाँ के जो पठान्स हैं वो भी पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये एक हम लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि हम पाकिस्तान को 4 भागों में, हिस्सों में डिवाइड कर दें और पीओके हमको वापस मिल जाएगा। इससे हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और कश्मीर में पीस वापस आ जाएगी। और पाकिस्तान जो एयरफोर्स है वो बहुत कमज़ोर है, उनके फाइटर प्लेन्स बहुत पुराने हो गए हैं। अभी 2 फाइटर प्लेन्स उनके, जब उन्होंने कॉम्बैट एयर पेट्रोल में थे तब वो धड़ाम करके गिर गए, फ्लेम आउट हो गए, क्योंकि उनका इंजन वगैरह सब बहुत पुराना हो गया, उनका इक्विपमेंट ऑब्सलीट है, उनके टैंक्स ऑब्सलीट हो गए हैं, वो हमसे लड़ नहीं सकते हैं। और मुझको लगता है कि म्यूटिनी के डर से शायद जो पाकिस्तान आर्मी चीफ है वो इंडिया के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है और ये एक हमारे लिए मौका है। और हमको, और हमारे साथ अमेरिका और इजराइल भी है, और इससे अच्छा मौका हमको नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान आर्मी में शायद म्यूटिनी भी हो जाए और वो सरेंडर कर दें लड़ाई के पहले ही। नहीं, जो हमने आपसे सवाल किया कि बलूचिस्तान और खैबर में काफी विरोध देखने को मिल रहा है, अटैक भी हो रहे हैं, तो उसका कितना फायदा मिलेगा? उसका बहुत फायदा मिलेगा। अगर युद्ध होता है तो ये अपनी जो अटैक है वो और बढ़ा देंगे पाकिस्तान के ऊपर। उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमको मिलेगा, इंडियन आर्मी को मिलेगा, और हमको पाकिस्तान को डिवाइड करने में हमें बहुत हेल्प मिल जाएगा। और पाकिस्तान के इस बार 4-5 टुकड़े होने हैं, ये तो कंफर्म न्यूज़ है। तो डेफिनेटली जो है BLA जो है वो पाकिस्तान को परेशान कर सकता है, और पख्तून जो है स्थान वो भी पाकिस्तान को परेशान कर सकता है। और ये सारा जो है, सारी जो सिचुएशन है वो हमारे फेवर में है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमको पाकिस्तान के ऊपर प्रहार करना चाहिए। जी जी, कर्नल साहब, बट साहब साथ में एक हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर भौगोलिक स्थिति में हमें कितना सपोर्ट करेंगे हिंदुस्तान को? इसको मैं थोड़ा सा सामरिक स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेके जाता हूँ ना। जो कर्नल साहब ने बोला है उसको उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। पाकिस्तान की आज दुविधा क्या है जी, उसको अपने वेस्टर्न फ्रंट पर, यानी जो फ्रंट अफगानिस्तान के साथ में जिसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, जहां वो खैबर पख्तूनख्वा जो बात कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान, वहां पर भी फोर्सेस को रखना जरूरी हो रहा है। वरना पहले वो उस फोर्सेस को, क्योंकि डुरंड लाइन को ना अब अफगानिस्तान वाले मानते हैं, ना पाकिस्तान का जो कबायली है वो मानते हैं, उनकी तो आपस में रिश्तेदारी है, वो डुरंड लाइन को मानते ही नहीं है। और अगर वहां से ज्यादा फोर्सेस उसने ईस्टर्न बॉर्डर यानी हमारे उस पर कर ली, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। आज हमारे तालिबान से बहुत अच्छे संबंध हैं, और तालिबान की मदद से जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, खैबर पख्तूनख्वा एरिया है, वो उसमें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अभी एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसका कितना सही है ये, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को वहाँ की खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ही जो है ना वो आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और उसके ऊपर में जो है बंदूक थाने। तो स्थिति जो आएगी, आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, और बहुत जल्दी ही पाकिस्तान को ये पता लग जाएगा कि अपने जो लॉन में कैक्टस उगाने से उसी को नुकसान है। अब मूवमेंट पाकिस्तान पहले ही इकोनॉमी से जो है ना पड़ा हुआ, पूरे कंट्रीज के सामने जो है ना वो कटोरा लेकर घूम रहा है। सब जानते हैं, लोग तो उसको कटोरिस्तान तक बोलना शुरू कर दिया है। अब अगर उसको मूवमेंट वेस्टर्न से ईस्टर्न इंडिया की तरफ करना है, और अगर इंडिया ने नीचे मूवमेंट करना शुरू कर दिया, तो उसको फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसकी जो इकोनॉमी जो पहले ही जो है मरी हुई है, उस पर और बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। ऑलरेडी एयर स्पेस के कारण और दूसरे जो मेजर्स लिए गए हैं उसके कारण वो पहले से ही टूटा हुआ था, और अभी और ज्यादा टूट जाएगा। और अभी इसी मई के महीने में देखिए ना, इंडस वाटर ट्रीटी का क्या होना है। पाकिस्तान के अंदर में गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है जी, और लोग आपस में मारेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। हो सकता है पाकिस्तान की जो सेना है उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर में एक कू होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब
पॉलिटिकली डिस्टरबेंस हुआ है तो पाकिस्तान आर्मी ने पॉलिटिकल की, वैसे भी पाकिस्तान आर्मी तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्मी है, जहाँ उसका पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरफेरेंस है। जब जब ये कुछ हुआ है अपने आप को बचाने के लिए वो इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करती है और फिर अपने आप को बचा लेती है। वहाँ पर जो है एक मिलिट्री रूल आ जाता है, डिक्टेटरशिप लागू हो जाती है, उसकी संभावना से भी आप नकार नहीं सकते। जी चल राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी। नहीं त्रिपाठी जी, मैं इसमें बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 दिन हो चुके हैं, इस कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर पर भी सरकार का स्पष्ट रुख होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ। कश्मीर बहुत सेंसिटिव जगह है। पहलगाम मैं खुद गया हूँ, मैं 2-3 बार कश्मीर जा चुका हूँ। अमरनाथ यात्रा वहाँ से शुरू होती है और वो पर्यटकों का बड़ा फेवरेट स्थल है, क्योंकि वो इजीली अप्रोचेबल बाय रोड है। जब श्रीनगर से कश्मीर जाते हैं तो पहली डेस्टिनेशन पहलगाम होती है, उसके बाद आदमी फिर जो आपका पहाड़ी इलाका है उसमें जाने में समय ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, वो कौन लोग हैं जो देश के अंदर बैठ के इन लोगों को, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, ये चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम हमारे घर का कचरा साफ नहीं करेंगे तब तक बाहर के लोग इसी प्रकार से हमें परेशान करते रहेंगे। और देश में जो आक्रोश, कुमार जी ने बताया कि स्लीपर सेल के बिना मदद के ये हो ही नहीं सकता है। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ त्रिपाठी जी। क्या है कि ये इतना संवेदनशील विषय है कि आज हमारे घर में कॉकरोच घुस आता है तो पैरागॉन की चप्पल से मार के हम उसे बाहर निकाल देते हैं। आज ये आतंकवादी हमारे घर में घुसकर हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो ऐसे में सरकार किस प्रकार से रिएक्ट करे, ये देश की जनता टकटकी लगाए देख रही है। आज देश में बहुत ज्यादा गुस्सा है त्रिपाठी जी, और गुस्सा टीवी चैनल के माध्यम से नहीं निकाला जा सकता है। देश की हर आम और खास, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, हर इस बात के इंतजार में कि सरकार कौन सा ऐसा कड़ा कदम उठाने वाली है जिससे आतंकवाद का नासूर समाप्त हो। हम थक चुके हैं त्रिपाठी जी, बाहर से लोग आके हमारे देश में अंदर आ रहे हैं, हम इस बात से थक चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, थक चुके हैं हम इस बात से कि एक बार ऐसी बात व्यवस्था हो जाए कि ये पाकिस्तान नाम का नासूर दुनिया के इस नक्शे से समाप्त हो जाए। हम इस पक्ष में हैं, सरकार कार्रवाई करे, हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है, लेकिन इस इंटेलिजेंस फेलियर की जांच बेहद जरूरी है। मेरी बात से मेरे दोनों साथी सहमत होंगे, इस पे चर्चा होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? इसमें थोड़ा सा एक सेंटेंस ऐड करूंगा जी। कारगिल हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर था जी। किसका हेड रोल हुआ, किसको जिम्मेदारी दी गई? अब इतना बड़ा फेलियर हो गया, पुलवामा का फेलियर हो गया, इतना बड़ा फेलियर हो गया, क्यों? किसकी जो है सहमति से? जहां पर टावर नहीं है, जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, जिसको जून में खोला जाना चाहिए था, उसको बिना किसी की परमिशन में खोल दिया गया। इंटेलिजेंस फेलियर तो है और माना भी है जी। लेकिन निशिकांत जी आ रहा हूं एक मिनट। लेकिन समय आ गया है कि उसको अकाउंटेबिलिटी उसकी जो है वो सेट होनी चाहिए, और जो जिनके कारण ये हुआ है दोबारा ना हो, उनके हेड रोल होने चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा भी ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कितना बड़ा भी पुलिस अधिकारी हो, चाहे कितना बड़ा भी आर्मी अधिकारी हो। जी निशिकांत जी, समय मुश्किल से 1 मिनट है, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत है त्रिपाठी जी। राहुल राज जी ने जो बात कहा वो अभी ये इसका समय नहीं। राहुल गांधी जी, राहुल राज जी देश में, लेकिन ये आज राहुल राज है, राहुल गांधी नहीं। राहुल राज ही बोल रहा हूँ। नहीं, आपने गांधी बोल दिया। राहुल राज ही बोल रहा हूँ जी। नहीं, क्षमा चाहता हूँ। जी जी। देखिए, आजाद भारत का जो स्वरूप था, त्रिपाठी जी जाते जाते मैं आपको इंडिकेट करके जा रहा हूँ जी, कि आजाद भारत का जो स्वरूप था वही भारत का स्वरूप पुनः स्थापित होने जा रहा है। आज राहुल राज जी से मैं एक निवेदन करूंगा कि ये सब बातें हम और आप कभी भी डिबेट में बैठ के कर लेंगे। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना चाहते हैं तो उठेगी आग तो आपके घर को भी जलाएगी। ये चर्चा का विषय नहीं। एक पाकिस्तानी यहाँ भी बैठा है, तो कृपया, पहले जब त्रिपाठी जी को मैंने टोका उसका इंटेंट यही था कि हमारी तैयारी का या हमारे फेलियर का चर्चा करने का ये चैनल नहीं है। जो हमारी तैयारी है वो सेना कर रही है, हमारी जो फेलियर होगी उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। किसका कितना कहां तक इसमें दोष है, देश की जनता के समक्ष आएगा। भूगोल बदलने का समय है, इतिहास में जाने का कोई कार्य मत कीजिए, भूगोल बदलने दीजिए, उसके बाद हम और आप यहां बैठ के लड़ाई लड़ लेंगे। जी त्रिपाठी जी। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। लाओ जी फिर से आना था, लेकिन अब समय आ गया है, हम और आप जुड़ते ही रहेंगे। आने वाला समय जो भी हमारे बत साहब और तोमर साहब इंडिकेट कर रहे हैं वो दिख रहा है।
लगभग हम लोग रोज ही इस पे डिबेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत जी। आप राणा जी से हम जुड़ नहीं पाए, उनको भी धन्यवाद देना है, आगे जुड़ जाएंगे। तकनीकी कारणों से हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए। लव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बत्स साहब आपका, राहुल राज जी आपका, तोमर साहब आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए और अपनी जानकारी देने के लिए। तो कहते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं है। हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन अगर दुश्मन को प्यार की भाषा समझ में ना आए, दुश्मन को पीठ पर वार करने की आदत हो जाए और उस पर झूठ का चोला ओढ़कर वो खुद को बेकसूर साबित करने में जुट जाए, तो फिर सवाल उठता है कि ऐसे दुश्मन का क्या किया जाए। इस सवाल के जवाब में 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक ही सुर में कह रहे हैं कि अब दुश्मन को मिट्टी में मिला देने का वक्त आ गया है। हालांकि जंग की मुखालफत करने वाले ये दलील भी देते हैं कि जंग में खून इधर का बहे या उधर का, खून इंसान का ही बहना है। लेकिन ऐसे लोगों को वो खून भी याद रखना चाहिए जो पहलगांव में बहाया जा चुका है। ये जंग इंसाफ की जंग है, वो इंसाफ जो 27 बेकसूर परिवार मांग रहे हैं। हमारे देश के सैनिक अपनी शहादत के बदले में मांग रहे हैं। देश की 140 करोड़ आवाम खुलकर कह रही है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए पाकिस्तान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।